दर्शकों, आज की जनरेशन पुरानी चीजों को भूलती जा रही है और कुछ चीजें ऐसी है जिनको कि आज की जनरेशन ही नहीं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी इन चीजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे नववर्ष की। जो देसी नववर्ष है उसकी चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है विशेष इतिहासकार इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे विक्रमी संवत की। और इंद्रपाल जी, विक्रमी संवत का अगर जिक्र आता है तो विक्रमी संवत कब लगने वाला है इस साल की अगर बात करें तो, और कौन सा विक्रमी संवत लग रहा है? नरेश जी, आपने कहा कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस चीज को भूलती जा रही है जी जो नई साल आमतौर पर देखते हैं वो 1 जनवरी को लेकर चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां तक विक्रमी संवत की बात है वो प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकम से शुरू होता है जी। और इसी दिन चैत्र मास के जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो जाते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इन 9 नवरात्रों में जो हमारी दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं उनके विभिन्न विभिन्न रूपों की जो पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। तो आपने सवाल करा कि कब शुरू होते हैं। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होते हैं और ये कोई जरूरी नहीं, इनके लिए कोई मतलब देश जो अंग्रेजी महीना है उसकी कोई तिथि जरूरी नहीं है। ये जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकम है ये अलग अलग तिथियों में आती है, लेकिन खास बात यह है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को ये शुरू होता है। और जहां तक इस बार की बात है, इस बार जो शुक्ल पक्ष का जो नया साल है वो 22 मार्च से लग रहा है और जो साल इसमें गिनती में आएगा वो आएगा 2080, विक्रमी संवत 2080। अच्छा, 2080 जैसे कि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 2023 है और विक्रमी संवत की बात करें तो 2080 है। जी, अब 2080 शुरू हो जाएगा 22 मार्च 2023 से। अच्छा, जिस प्रकार से अंग्रेजी साल की अगर हम बात करें तो उसमें महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। तो इस देसी जो साल है विक्रमी संवत है इसमें कितने महीने होते हैं और कौन कौन से महीने होते हैं? नरेश जी, अंग्रेजी महीनों में जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक अंग्रेजी महीने चलते हैं, लेकिन विक्रमी संवत में चैत से लेकर फागुन तक चलता है और इसमें 12 महीने होते हैं। जो पहला महीना होता है चैत, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकम को नई साल लगती है। इसके बाद जो अगला महीना आता है वो बैसाख, बैसाख के बाद फिर जेठ, शाढ़, श्रावण, भादवा, आश्वयुज, कैतक, मंगसर, पो, माह और फागण। फागण में ये साल विक्रमी संवत पूरा हो जाता है। यानी कि अंग्रेजी साल के अनुसार ही इसमें भी टोटल 12 महीने 12 महीने होते हैं। अच्छा, अगर जिक्र करें विक्रमी संवत का, विक्रमी संवत इसका नाम क्यों पड़ा है? नरेश जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गहराई का सवाल है। जो जानकार हैं वो ही इसको समझ पाएंगे और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। जी। विक्रमी संवत विक्रम के नाम पर पड़ा है जो कि एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुआ है और उस विक्रम को विक्रमादित्य भी कहते हैं। जी। पुराने समय की अगर बात करें तो महाराज इंद्र के दरबार में एक नृतिका होती थी जिस पर महाराज इंद्र काफी मोहित थे और उनका लड़का गंधर्व वो भी इस नर्तकी पर मोहित था। जब इस बात का पता महाराज इंद्र को लगा कि उनका लड़का गंधर्व भी उसी नर्तिका को चाहता है जिसको तुम चाहते हो, तो उसने अपने लड़के गंधर्व को एक जन्म पृथ्वी पर भोगने का श्राप दे दिया। इसके बाद जब वो पृथ्वी पर आया और कुछ समय बाद विश्वकर्मा के हाथों उसका श्राप समाप्त हुआ और जब उसका जो श्राप था वो समाप्त हुआ तो मालवा देश में उज्जैन शहर में राजा गंधर्व का जन्म हुआ और उसको 3 संतानें हुई। बड़ा लड़का हुआ भूप भर्तरी, छोटा लड़का हुआ विक्रम जिसके नाम पर मैंने बताया कि मतलब विक्रमी संवत शुरू हुआ और एक उनको लड़की थी मैनावंती। इनको 3 संतानें हुई। समय की गतिशील धारा बहती रही। 6 साल की उम्र का जब विक्रम हुआ तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद जो बड़ा लड़का था भूप भर्तरी वो राजा बना और उसके बाद भूप भर्तरी की शादी हुई
पिंगला से। पिंगला से शादी के बाद इनके परिवार का जो मतलब एक प्रकार से आप कहते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो गया। जी। इसके बाद इनका परिवार नीचे की तरफ चला गया। पिंगला से शादी के बाद एक बार की बात है, बाबा गोरखनाथ नाम आपने सुना होगा, जी बिल्कुल। प्रवचन के लिए उज्जैन शहर में आए थे और रात के समय भूप भर्तरी बाबा गोरखनाथ का प्रवचन सुनने के लिए चले जाते हैं। वो प्रवचन पूरा नहीं सुनते, बीच में ही प्रवचन को छोड़कर वो चले जाते हैं। उनके साथ कई सैनिक होते हैं। तो बाबा गोरखनाथ को ये बहुत बुरा लगता है। वो अपने भक्तों से पूछते हैं कि ये कौन था। उन्होंने बताया कि ये अपना भूप भर्तरी थे और ये अपनी जो पिंगला रानी है उसको बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा देर तक वो इनसे अलग नहीं रह सकते, इसलिए वो सत्संग को अधूरा छोड़कर ही चले गए। जी। ये बात बाबा गोरखनाथ को बहुत बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि इतने बड़ा प्रतापी राजा है, एक औरत के चक्कर में इतना रहना इसके लिए भी ठीक नहीं है, प्रजा के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको सबक सिखाने की सोची और जो बाबा गोरखनाथ की मायावी शक्ति थी, अपनी शक्ति से बाबा गोरखनाथ ने एक व्यक्ति बनाया सैयस के नाम से, जो एक घुड़साल के रूप में राजा भूप भर्तरी के दरबार में चला जाता है और जो घोड़ों की देखभाल करता है। एक बार प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में जो घुड़साल था उसने हाथी को भी हरा दिया और घोड़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में करा। इसी बात पर जो पिंगला थी राजा भूप भर्तरी की पत्नी, वो उस घुड़साल पर मोहित हो जाती है और वो दोनों लुक छुप के मिलते हैं। एक बार इस बात का पता भूप भर्तरी के छोटे भाई विक्रम को चल जाता है, तो वो अपने भाई को बताता कि ऐसे ऐसे राज दरबार में बहुत गलत चल रहा है। जी। जब इस बात का पता पिंगला को चलता है कि तुम्हारी जो मतलब गलत बातें हैं वो राजा के सामने जा सकती हैं, तो वो एक नगर सेठ के पास जाती है और उसको कहती है कि आपने जो विक्रम है वो भर्तरी का छोटा भाई, उस पर आरोप लगाने होंगे और आपको ये कहना होगा कि जो विक्रम है वो मेरे घर में आता है और जो मेरे लड़के की पत्नी है उसके साथ बातचीत करता है, मतलब उसके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता है। जो सेठ है वो इस बात से इनकार करता है कि मैं जो गलत आरोप है वो नहीं लगा सकता, लेकिन पिंगला उसको कहती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार को कोल्लू में चिनवा दिया जाएगा, फांसी तुड़वा दिया जाएगा। यानी कि आपके पूरे परिवार को मरवा दिया जाएगा। जी। अपने परिवार की सलामती के लिए जो नगर सेठ है वो राजा भर्तरी के पास जाकर आरोप लगाता है। राजा भर्तरी पिंगला और इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। पिंगला भी कहती है कि मेरे पर आरोप लगाने के लिए ही इसने ऐसा किया था। तो राजा जो भूप भर्तरी है वो अपने भाई को बहुत भला बुरा कहता है कि मैं नहीं समझता था कि आप इस तरह के होंगे, और जल्लादों को बुलाकर विक्रम को मौत के घाट उतारने की सजा देता है। और जो जल्लाद थे उनको कहता है कि इनको जंगल में ले जाकर इनको मार दो और जो इनकी आंखें हैं वो निकाल लेना। जब वो जंगल में गए तो जो जल्लाद थे वो आपस में बतलाए कि इसमें विक्रम का तो कोई खोट नहीं है, तो गुनाहगार तो है नहीं, तो अगर हम इसको मारेंगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने विक्रम को छोड़ दिया और जो एक मिर्ग थे, मिर्ग की आंखें निकालकर वो भूप भर्तरी को पेश कर देते हैं और कहते हैं कि हमने विक्रम को मार दिया। इसके बाद उधर क्या घटना घटती है, एक ब्राह्मण परिवार शिव भक्ति में लीन रहता था। उनकी तपस्या के बाद शिव महाराज उस ब्राह्मण जो परिवार है उसके सामने प्रकट होते हैं और एक अमर फल उस परिवार को देते हैं कि आप इस अमर फल को खाओ, आप अमर हो जाओगे। जब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से आधा आधा फल खाने की बात करता है तो जो ब्राह्मणी है वो कहती है कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, फल खाकर हम क्या करेंगे, सारी जिंदगी जब तक जीवित रहेंगे मतलब ऐसे ही गरीब रहेंगे। तो वो फिर सलाह करते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो ब्राह्मणी कहती है कि जो हमारे राजा हैं भूप भर्तरी बहुत ही अच्छे राजा हैं, प्रजा की अच्छी सेवा करते हैं, अगर ये अमर फल हम उसको दे दें तो प्रजा का भी भला होगा और राजा भी अमर हो जाएगा। इसी बात को लेकर वो राजा के सामने जाते हैं। राजा भूप भर्तरी उनसे अमर फल ले लेता है और दान दक्षिणा पंडित परिवार को दे देता है।
इसके बाद राजा जब फल खाने लगता है तो उसके कुछ जो दांत हैं वो अमरफल पर लग जाते हैं। तभी उसके मन में विचार आता है कि तुम अमरफल खा के क्या करेगा, पिंगला से तुम बहुत प्यार करता है, इस अमरफल को पिंगला को दे दे। यानी कि तो अपनी पत्नी को देने की अपनी सोचता है वो। जी सोचता है और दे देता है। जी। और पिंगला को कहता है कि आप इसको खाओ, आप अमर हो जाओगे। पिंगला इस अमरफल को नहीं खाती और जो जिस सैयस के प्रेम में वो पड़ी हुई थी वो अमरफल पिंगला सैयस को दे देती है। जो सैयस था वो एक वेश्या के प्यार में था, वो आगे जाकर उस अमरफल को वेश्या को वेश्या को दे देता है। वेश्या सोचती है कि तुम अमरफल खा के क्या करेगी, ये अमरफल अगर राजा भूप भर्तरी को दे दे तो जनता का भी भला होगा और राजा जो भूप भर्तरी है वो भी अमर हो जाएगा। तो वो इस उद्देश्य से राजा भूप भर्तरी के पास चली जाती है। वो अमरफल देखकर राजा चकित रह जाता है और उस वेश्या से पूछता है कि ये अमरफल आपको कहाँ से मिला। जी। तो वो बताती है कि आपके दरबार में जो गुड़साल है सैयस उसने मेरे को दिया है। इसके बाद सैयस को बुलाया जाता है और उससे पूछा शक्ति से पूछा जाता है तो वो सारी बात उगल देता है कि जो अमरफल था वो मेरे को जो पिंगला रानी है उसने दिया है। तो उसके बाद पिंगला की पोल पट्टी खुल जाती है। राजा पिंगला को रानी को बुलाता है और पूछता है कि जो अमरफल मैंने आपको दिया था अगर वो बच रहा है थोड़ा बहुत तो मेरे को दे दे, मैं भी खा के अमर हो जाऊंगा। तो पिंगला उसको कहती है कि महाराज वो फल तो मैंने उसी टाइम पूरे का पूरा खा लिया था, अब बचा हुआ नहीं है। इसके बाद राजा भूप भर्तरी उस अमरफल को पिंगला के सामने रखते हैं और जब पिंगला उस अमरफल को देखती है तो उसको पता चल जाता है कि तेरी जो पोल पट्टी थी वो सारी पाट चुकी है। राजा को सारी बातों का पता चल चुका है तो राजा से माफी मांगती है। उधर जो राजा भूप भर्तरी थे आत्मग्लानि होती है कि एक औरत के चक्कर में पड़ के अपने जो छोटा भाई था उसको तो ने मौत के घाट उतार दिया, उसको मौत के घाट उतार जी। दिया। राजा भूप भर्तरी एक किस्म के मतलब उसमें गहरे दुख में चले जाते हैं। उधर से जब इस बात का पता जल्लादों को चलता है कि राजा भूप भर्तरी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है तो वो जल्लाद राजा भूप भर्तरी के पास आते हैं और कहते हैं महाराज अगर हमारी गलती माफ करो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कि बोला बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमने जो विक्रम है आपका छोटा भाई उसको मारा नहीं था, जो आंखें हम लाए थे वो मिर्ग की थी और हमने विक्रम को छोड़ दिया था और हमें पता है कि विक्रम कहाँ है। राजा भूप भर्तरी इस बात पर बहुत खुश होते हैं और उनको कहते हैं कि राजा विक्रम को लाओ। तो राजा विक्रम को लाया जाता है और जो भूप भर्तरी है वो राजपाट छोड़ के विक्रम अपने छोटे भाई को राज देके और चला जाता है। उधर पिंगला को फांसी का हुक्म देता है लेकिन जो विक्रम होता है वो राजा भूप भर्तरी को कहता है कि इसने गलती करी, इसकी सजा परमात्मा देगा, आप इसको माफ कर दें। अपनी बाबी को माफ करवा देता है और जो भूप भर्तरी है उसी बाबा गोरखनाथ का चेला बन जाता है और आधा अमरफल खा के अमर हो जाता है। वही विक्रम जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं आगे चलकर राजा वीर विक्रमादित्य बनता है जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट जो पहला चक्रवर्ती सम्राट भारत में था वो भरत था और उसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा था। चक्रवर्ती सम्राट की अगर बात करें तो चक्रवर्ती सम्राट उसको कहा जाता था पुराने समय में जिसका पूरे भारत पर राज था और जो भारत का एरिया था उस टाइम उसमें अरब देश थे, ईरान, इराक, चीन जो एरिया था ये पूरा भारत का होता था। इस क्षेत्र पर जो राज करता था उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो जो विक्रम थे विक्रमादित्य के नाम से मशहूर हुए चक्रवर्ती सम्राट बने, उन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत बना और 22 मार्च 2023 को 2080 विक्रमी संवत लगेगा। इंद्रपाल जी आपने बड़ी अच्छी एक कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस विक्रम संवत का मेन जो मकसद है या फिर ये कह सकते हैं कि ये आखिर क्यों पड़ा जी, वो आपने समझाने की दर्शकों को कोशिश की है। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, विक्रमी संवत जो देसी भाषा में जिसे कहते हैं कि नया साल जी,
वो क्या अकेले भारत में ही मनाया जाता है, अकेले भारत में ही ये है, या फिर बाहर के जो अन्य देश है उनमें भी? देखिए, विक्रमी संवत जो मनाया जाता है वो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। जी। जो हिंदू है वो चाहे भारत में है चाहे दूसरे देशों में है, जो भी हिंदू है वो विक्रमी संवत को मनाते हैं। जो दूसरे देशों में है वो कम संख्या में है, लेकिन वो विक्रमी संवत मनाते हैं। यानी कि ये हिंदू नववर्ष है। हिंदू नववर्ष है, विक्रमी संवत है, हिंदू नववर्ष है। तो अंत में दर्शकों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे, चाहे वो नववर्ष को लेकर के हो या फिर अन्य भी, किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं इसमें थोड़ी ही एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी। जो भूप भर्तृ थे वो 3 संतानें थी राजा गंधर्वसेन की। भूप भर्तृ, विक्रम सिंह और एक इनकी बहन थी मैनावंती। तो जो मैनावंती थी उसका लड़का था गोपीचंद। जब जो भूप भर्तृ है अपने जो बाबा गोरखनाथ हैं उनके चेले बन जाते हैं और आधा अमर फल खा लेकर अमर हो जाते हैं। तो वो गोरखनाथ के चेले बनने के बाद एक बार उनकी मुलाकात अपनी बहन मैनावंती से होती है और वो कहता है कि बेबे मैं तो अमर हो गया हूँ। उधर जो मैनावंती का पति था उसकी जवान अवस्था में ही मौत हो गई थी और मैनावंती को ये भय सताता रहता था कि कहीं तेरा बेटा जो गोपीचंद है वो भी जवान अवस्था में न चला जाए। इसलिए वो अपने भाई से कहती है अगर भाई आप अमर हो गए हैं तो मेरा जो बेटा है गोपीचंद उसको भी अमर करवा दो। वो कहता है कि वो राजा है, क्यों उसको मतलब भक्ति में आप वो करती हो, मतलब अड़ जाती हो अपने भाई के, मेरे जो लड़का है गोपीचंद उसको भी अमर करवा दो। तो वो जोग दुआ देती है अपने बेटे को और जो आधा अमर फल बच रहा था वो भूप भर्तृ अपने जो भांजा है गोपीचंद उसको खिला देता है और दोनों अमर हो जाते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें गोपीचंद और भूप भर्तृ का किस्सा भी है और ये अमर हैं। अगर आप बुजुर्गों से पूछोगे कि गोपीचंद भर्तृ हैं जो आज भी अमर है। जी बिल्कुल दर्शकों, आज इंद्रपाल चाहर जी एक अनोखी चीज आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत से साथियों को इसके बारे में पता नहीं था कि विक्रमी संवत का जो कह सकते हैं कि क्यों इसका ये नाम पड़ा, शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इंद्रपाल जी ने एक इतिहासकार होने के नाते इसकी खोज की और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा है। हिंदू नववर्ष जिसे कह सकते हैं कि वो इसका नाम ये क्यों पड़ा है विक्रमी संवत। तो दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा कि इस प्रकार की जो जानकारी है इंद्रपाल जी जो निकाल करके आते हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए अपनी राय जरूर रखिएगा और आगे हम किस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार जुड़े रहिएगा, हम इसी प्रकार आपके बीच में आते रहेंगे। इंद्रपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।